विद्यार्थियों, मैं डॉक्टर रीता श्रीवास्तव, सहायक आचार्य राजनीति विज्ञान। आज हम पढ़ेंगे भारतीय संविधान की विशेषताएं। प्रत्येक राज्य की उसकी अपनी परिस्थितियों और आवश्यकताओं के आधार पर उसकी अपनी कुछ निजी विशेषताएं होती हैं। उसी प्रकार भारतीय संविधान की भी अपनी कुछ विशेषताएं हैं, जिनमें कुछ प्रमुख विशेषताएं इस प्रकार से हैं। सबसे पहली विशेषता है निर्मित, लिखित और सर्वाधिक व्यापक संविधान। विद्यार्थियों, भारतीय संविधान निर्मित संविधान है। निर्मित संविधान वह संविधान होता है जिसका किसी एक निश्चित स्थान पर बैठकर, एक निश्चित समय विशेष में एक निश्चित स्थान पर बैठकर कुछ निश्चित व्यक्तियों के द्वारा या किसी सभा के द्वारा जिसका निर्माण किया जाता है, उसे हम निर्मित संविधान कहते हैं। तो भारतीय संविधान एक लिखित निर्मित संविधान है, क्योंकि इसका निर्माण भारतीय संविधान सभा के द्वारा किया गया, जिसको एक निश्चित समय लगा, जिसमें 2 वर्ष 11 माह 18 दिन में बनकर ये तैयार हुआ। लिखित संविधान है। लिखित संविधान वह संविधान होता है जिसका अधिकांश भाग लिखित होता है। ब्रिटिश संविधान की भांति भारतीय संविधान भी एक लिखित संविधान है, क्योंकि इसका अधिकांश भाग जो है वो लिखा हुआ है। और सर्वाधिक व्यापक संविधान अर्थात सर्वाधिक विस्तृत संविधान। सर्वाधिक विस्तृत संविधान इसलिए है क्योंकि इस भारतीय संविधान में 395 अनुच्छेद और जो है 12 अनुसूचियां हैं। यदि हम अमेरिका के संविधान की बात करें तो अमेरिका के संविधान में 7 अनुच्छेद हैं। ऑस्ट्रेलिया के संविधान की बात करें, वहाँ 128 अनुच्छेद हैं। कनाडा के संविधान में 147 अनुच्छेद हैं। दक्षिण अफ्रीका के संविधान में 153 अनुच्छेद हैं। तो इस प्रकार से हम कह सकते हैं कि अन्य संविधानों की तुलना करने पर यह सर्वाधिक व्यापक संविधान है। मूल संविधान जो था उसमें 395 अनुच्छेद और 8 अनुसूचियाँ थीं। अनुच्छेद तो आज भी 395 ही हैं। अनुसूचियाँ जो हैं वो 8 से बढ़कर 12 हो गई हैं। जो 1951 में पहला संविधान संशोधन हुआ, उसके द्वारा 9वीं अनुसूची जोड़ी गई। 1985 में 52वें संविधान संशोधन के द्वारा 10वीं अनुसूची को संविधान में जोड़ा गया और 93 में 73वें और 74वें संविधान संशोधन के द्वारा संविधान में 12वीं अनुसूची को जोड़ा गया। नेक्स्ट है लोकप्रिय संप्रभुता पर आधारित संविधान। भारतीय संविधान लोकप्रिय संप्रभुता पर आधारित है, क्योंकि यह संविधान जनता के द्वारा निर्मित संविधान है और इसमें अंतिम शक्ति भी अर्थात जो संप्रभुता है वो जनता को ही प्रदान की गई है। भारतीय संविधान की प्रस्तावना में स्पष्ट रूप से ये लिखा हुआ है कि हम भारत के लोग दृढ़ संकल्प होकर अपनी इस संविधान सभा में आज दिनांक 26 नवंबर 1949 को इस संविधान को अंगीकृत करते हैं, अधिनियमित करते हैं और आत्मार्पित करते हैं। इस प्रकार से हम कह सकते हैं कि भारतीय संविधान लोकप्रिय संप्रभुता पर आधारित संविधान है। नेक्स्ट है संपूर्ण प्रभुत्व संपन्न लोकतांत्रिक गणराज्य। इसमें 3 शब्द हैं, संपूर्ण प्रभुत्व संपन्न, लोकतांत्रिक और गणराज्य। भारतीय संविधान संपूर्ण प्रभुत्व संपन्न संविधान है। इसका आशय ये है कि भारत जो है वो बाहरी दृष्टि से किसी भी अब आंतरिक क्षेत्र में और बाहरी क्षेत्र में किसी बाहरी या विदेशी सत्ता के अधिकार में नहीं है या अधीन नहीं है। अंतर्राष्ट्रीय क्षेत्र में भारत जो है अपनी इच्छानुसार जो है नीतियों अपनी इच्छानुसार आचरण करने के लिए स्वतंत्र है। अपनी इच्छानुसार किसी भी संधि या समझौते को करने के लिए या उसको स्वीकार न करने के लिए स्वतंत्र है। और आंतरिक क्षेत्र में भी भारत अपनी शासन व्यवस्था
का या अपनी जो आंतरिक नीति है उसका संचालन स्वयं अपनी इच्छा अनुसार करने के लिए स्वतंत्र। इस प्रकार से भारत आंतरिक और बाह्य दृष्टि से पूरी तरीके से स्वतंत्र है, किसी बाहरी सत्ता या विदेशी सत्ता के अधीन नहीं है। दूसरा शब्द इसमें है लोकतांत्रिक। भारत जो है वो एक लोकतांत्रिक राज्य है। भारत में जो संप्रभुता है वो जनता को प्रदान की गई है। भारत में संप्रभु जनता है और जनता इसका प्रयोग जो है प्रत्यक्ष रूप से ना करके अपनी संप्रभुता का प्रयोग जो है अप्रत्यक्ष रूप से करती है। भारतीय जनता जो है वो अपने प्रतिनिधि चुनकर भेज देती है और उसके द्वारा चुने हुए प्रतिनिधि भारत का शासन का संचालन करते हैं। इस प्रकार से भारत में जनता के लिए जनता के द्वारा शासन होता है, इसलिए लोकतांत्रिक राज्य है। और भारत क्या है? गणराज्य। गणराज्य वह राज्य होता है जहाँ पर राज्य का मुखिया या राज्य का प्रधान वंशानुगत राजा ना होकर जो है कैसा होता है कि निर्वाचित होता है। तो भारत जो है एक गणतंत्रात्मक राज्य है, क्योंकि यहाँ पर जो राज्य का प्रधान या मुखिया जो है वो वंशानुगत नहीं होकर जनता के द्वारा अप्रत्यक्ष रूप से निर्वाचित राष्ट्रपति जो है वो यहाँ पर राज्य का प्रधान है। तो इसलिए हम कह सकते हैं गणतंत्रात्मक राज्य है। भारत के गणतंत्र होने पर कुछ लोगों ने जो है शंकाएँ प्रस्तुत की, क्योंकि भारत जो है स्वतंत्रता के बाद भी राष्ट्रमंडल का सदस्य बना रहा। राष्ट्रमंडल के जो सदस्य राज्य होते हैं वो ब्रिटिश सम्राट को अपना प्रधान मानते हैं। इसलिए कुछ लोगों ने ये कहा कि भारत जो है न तो संपूर्ण प्रभुत्व संपन्न है और न ही गणराज्य है। लेकिन हम कह सकते हैं कि उनकी ये जो विचार हैं वो शंकाएं हैं, निराधार हैं, क्योंकि भारत के प्रधानमंत्री ने जो है 10 मई 1946 को संविधान सभा में स्पष्ट रूप से कह दिया कि भारत के शासन में सम्राट का कोई भी स्थान नहीं है और जो भारत जो है संवैधानिक रूप से जो है गणतंत्रात्मक राज्य है। राष्ट्रमंडल की सदस्यता का उसके ऊपर कोई भी असर नहीं है और राष्ट्रमंडल का लचीलापन ही उसकी शक्ति है, उसकी ताकत है। तो इस प्रकार से हम कह सकते हैं कि भारत जो है वो गणतंत्रात्मक राज्य है। समाजवादी राज्य। देखिए, संविधान सभा में अनेक सदस्यों के द्वारा ये विचार व्यक्त किया गया है कि भारत को जो है समाजवादी राज्य घोषित किया जाए, लेकिन अधिकांश सदस्यों का ये विचार था कि भारत को एक विशेष राजनीतिक दर्शन से नहीं बांधना चाहिए, नहीं जोड़ना चाहिए, क्योंकि आगे चलकर ये नए विवादों को जन्म दे सकता है और अंत में ये द्वितीय विचार ही मान्य हुआ। और जो है हम कह सकते हैं कि उस समय भारत को स्पष्ट रूप से समाजवादी राज्य घोषित नहीं किया गया, लेकिन हमें कह सकते हैं कि बाद में 1976 में तत्कालीन शासकों के द्वारा संविधान की प्रस्तावना में स्पष्ट रूप से समाजवादी शब्द को 42वें संविधान संशोधन के द्वारा संविधान की प्रस्तावना में समाजवादी शब्द को जोड़ा गया और भारत को समाजवादी राज्य घोषित किया गया। हम ये कह सकते हैं कि इसका भारत की वस्तु स्थिति पर कोई प्रभाव नहीं पड़ा, क्योंकि जो संविधान की जो प्रस्तावना है वो कैसी है, वाद योग्य नहीं है, न्याय योग्य नहीं है। और हम ये भी कह सकते हैं कि भारत ने जो समाजवाद को अपनाया है वो अपनी परिस्थितियां और आवश्यकताओं के अनुरूप समाजवाद को अपनाया है, न कि जो समाजवाद के अन्य मॉडल विश्व में प्रचलित रहे हैं उन मॉडलों में से किसी एक मॉडल को अपनाया या उसका अनुसरण नहीं किया है।
भारत ने जो है अपने देश की परिस्थितियाँ और आवश्यकताओं के अनुसार समाजवाद को अपनाकर समाजवाद के भारतीय मॉडल को अपनाया है। अगला है पंथ निरपेक्ष राज्य। देखिए, धर्मनिरपेक्ष राज्य वह राज्य होता है जो सभी धर्मों को समान मानता है। राज्य की दृष्टि में सभी धर्म या पंथ जो हैं वो समान होते हैं। राज्य धार्मिक आधार पर नागरिकों में किसी प्रकार का भेदभाव नहीं करता है। यद्यपि 42वें संविधान संशोधन के द्वारा 1976 में भारतीय संविधान की प्रस्तावना में पंथ निरपेक्षता शब्द को जोड़ करके उसे और बल प्रदान किया गया है। मूल संविधान में पंथ निरपेक्ष शब्द का प्रयोग कहीं पर भी नहीं किया, स्पष्ट रूप से कहीं पर भी पंथ निरपेक्ष शब्द का प्रयोग नहीं किया गया था। लेकिन इसके बावजूद भी भारतीय संविधान की कुछ विशेषताएं इस प्रकार की थी, तत्व इस प्रकार थे जो कि उसे पूरी तरीके से पंथ निरपेक्ष राज्य घोषित करते थे या पंथ निरपेक्ष राज्य का स्वरूप प्रदान करते थे। जैसे कि प्रस्तावना में स्पष्ट रूप से प्रस्तावना में नागरिकों को जो है उसके धर्म, उसकी उपासना और उसकी पूजा की स्वतंत्रता प्रदान की गई, हम कह सकते हैं प्रदान की गई। इसके अतिरिक्त मौलिक अधिकारों में ये कहा गया, भारतीय संविधान में स्पष्ट रूप से कहा गया कि राज्य है वो नागरिकों के बीच जाति, धर्म, वर्ग, लिंग के आधार पर कोई भेदभाव नहीं करेगा। इसके अतिरिक्त हम कह सकते हैं कि संविधान में स्पष्ट रूप से कहा गया कि सार्वजनिक व्यवस्था, सदाचार और स्वास्थ्य के अधीन रहते हुए सभी नागरिकों को अपने धर्म को आबाद रूप से सभी नागरिकों को अपने अंतःकरण की धर्म को आबाद रूप से मानने, उसका प्रचार करने और जो है उसके अनुसार आचरण करने की स्वतंत्रता प्रदान की गई। धार्मिक मौलिक अधिकारों में जो धार्मिक अधिकार प्रदान किया, धार्मिक स्वतंत्रता का अधिकार प्रदान किया गया, उसके तहत ये बात कही गई। साथ ही जो धार्मिक अल्पसंख्यक हैं उन्हें भी कई स्वतंत्रताएं प्रदान की गई, जैसे उन्हें अपनी भाषा की रक्षा के लिए जो है अधिकार दिया गया कि उन्हें अपनी भाषा की रक्षा करने का अधिकार है। उन्हें अपनी इच्छा अनुसार अपनी धार्मिक जो संस्थाएं हैं उनकी स्थापना करने का अधिकार है, उनका प्रबंध करने का अधिकार है। और चल अचल संपत्ति जो है या स्वामित्व, चल अचल संपत्ति के स्वामित्व और अर्जन का उन्हें अधिकार प्रदान किया गया। तो इस प्रकार से जो धार्मिक स्वतंत्रता का अधिकार प्रदान किया गया था मौलिक अधिकारों में, इसके माध्यम से भी भारत को पंथ निरपेक्ष राज्य जो है वो माना गया या उसका स्वरूप प्रदान किया गया। कठोर और लचीला संविधान। देखिए, संविधान में संशोधन प्रक्रिया के आधार पर दो प्रकार के संविधान होते हैं, माने गए हैं। पहला है कठोर संविधान और दूसरा है लचीला संविधान। कठोर संविधान वह संविधान होता है जहाँ पर संविधान में संशोधन के लिए कोई विशेष प्रक्रिया को नहीं अपनाया जाता है, बल्कि कानून निर्माण की साधारण प्रक्रिया से ही संविधान में संशोधन कठोर संविधान वह संविधान होता है जहाँ संविधान में संशोधन के लिए एक विशेष प्रक्रिया को अपनाया जाता है। जबकि लचीला संविधान वह संविधान होता है जहाँ पर जिस प्रक्रिया से या जिस विधि से एक साधारण कानून का निर्माण कर दिया जाता है, उसमें संशोधन कर दिया जाता है, उसी प्रक्रिया से संविधान में भी संशोधन कर दिया जाता है। तो ऐसे संविधान को लचीला संविधान कहते हैं। भारत का संविधान कठोर भी है और लचीला भी है, क्योंकि भारतीय संविधान के कुछ अनुच्छेद ऐसे हैं जिसमें संशोधन के लिए हमें एक विशेष प्रक्रिया को अपनाना पड़ता है। जैसे कुछ अनुच्छेद ऐसे हैं जिसमें संविधान में संशोधन के लिए संसद के दोनों सदनों के
पृथक पृथक कुल बहुमत और उपस्थित और मतदान करने वाले सदस्यों के 2/3 बहुमत और कम से कम आधे राज्यों की विधानसभाओं के द्वारा जो है उस विधेयक का समर्थन होना चाहिए, तभी संविधान में संशोधन होता है। जैसे राष्ट्रपति का निर्वाचन विधि, संघ और राज्य के बीच शक्तियों का वितरण, ये ऐसी व्यवस्थाएं हैं जिनमें जो है एक विशेष प्रक्रिया को अपनाकर संविधान में संशोधन किया जाता है। इसके अतिरिक्त संविधान में कुछ ऐसे अनुच्छेद हैं जिसमें संशोधन जो है उसी भांति साधारण बहुमत से हो जाता है जिस प्रकार से एक साधारण कानून का निर्माण होता है। जैसे कि हम कह सकते हैं कि नए राज्यों का निर्माण, राज्यों का पुनर्गठन और जो है नागरिकता का अर्थ और उसमें संशोधन संबंधी जो कार्य हैं वो साधारण बहुमत से ही संविधान या इन अनुच्छेदों में या इन प्रावधानों में साधारण बहुमत से ही, संसद के दोनों सदनों के साधारण बहुमत से ही संविधान में संशोधन हो जाता है। तो इस प्रकार से हम कह सकते हैं कि भारतीय संविधान कठोर भी है और लचीला, अर्थात दोनों में समन्वय स्थापित किया गया है। अमेरिका के संविधान की भांति ना तो बहुत अधिक कठोर संविधान है और न ही ब्रिटेन की संविधान की भांति बहुत ही लचीला संविधान है। अगला है संसदात्मक शासन व्यवस्था। कार्यपालिका और व्यवस्थापिका के संबंधों के आधार पर दो प्रकार की शासन व्यवस्थाएं प्रचलित हैं या मानी गई हैं, संसदात्मक शासन व्यवस्था और अध्यक्षात्मक शासन व्यवस्था। भारत में इसमें से संसदात्मक शासन व्यवस्था को अपनाया गया है। संसदात्मक शासन व्यवस्था वह शासन व्यवस्था होती है जिसमें दोहरी कार्यपालिका होती है, एक नाम मात्र की और दूसरी वास्तविक कार्यपालिका। भारत में राज्य के स्तर पर और केंद्र दोनों स्तरों पर संसदात्मक शासन व्यवस्था को अपनाया गया है। तो भारत में राष्ट्रपति और जो राज्यपाल है वो नाम मात्र की कार्यपालिका है और जो मंत्रिपरिषद है वो मंत्रिमंडल है, प्रधानमंत्री है, मंत्रिपरिषद है, वो वास्तविक कार्यपालिका है। साथ ही साथ यहाँ पर जो है कार्यपालिका और व्यवस्थापिका में घनिष्ठ संबंध भी पाया जाता है। कार्यपालिका के सदस्यों के लिए जरूरी है कि वो व्यवस्थापिका के सदस्यों या व्यवस्थापिका में से ही कार्यपालिका के सदस्यों का कार्यपालिका का निर्माण किया जाता है। इस प्रकार से कार्यपालिका व्यवस्थापिका में घनिष्ठ संबंध पाया जाता है और जो कार्यपालिका होती है वो व्यवस्थापिका के प्रति उत्तरदायी रहकर काम करती है। तो यहाँ पर जो है इसी प्रकार की व्यवस्था है। इस प्रकार से हम कह सकते हैं कि भारत में संस्थात्मक शासन व्यवस्था पाई जाती है। एकात्मक लक्षणों सहित संघात्मक संविधान। देखिए दो प्रकार के संविधान शासन व्यवस्था, एक एकात्मक शासन व्यवस्था और दूसरी संघात्मक शासन। एकात्मक शासन व्यवस्था वह होती है जहाँ पर शासन की समस्त शक्तियाँ एक ही स्थान पर केंद्रित होती हैं, उन्हें एकात्मक शासन व्यवस्था कहते हैं। और संघात्मक शासन व्यवस्था वह होती है जहाँ पर केंद्र और राज्य दो स्तरों पर शासन की शक्तियों का विभाजन किया जाता है। भारत का संविधान एकात्मक लक्षणों सहित संघात्मक शासन व्यवस्था वाला संविधान कहा जाता है। अर्थात इसका मतलब है कि यहाँ पर संघात्मक शासन के लक्षण भी पाए जाते हैं और एकात्मक शासन के लक्षण भी पाए जाते हैं। जैसे भारत में लिखित संविधान है, निर्मित संविधान है, केंद्र और राज्य के बीच शक्तियों का विभाजन है, संविधान की सर्वोच्चता के सिद्धांत को अपनाया गया है और स्वतंत्र न्यायपालिका को अपनाया गया है। तो ये विशेषताएं जो संघात्मक शासन व्यवस्था की हैं वो सारी की सारी विशेषताएं भारतीय संविधान में पाई जाती हैं। साथ ही साथ हम कह सकते हैं कि भारतीय संविधान में जो है एकात्मक शासन व्यवस्था के भी लक्षण हैं, जैसे इकहरी नागरिकता, इकहरी न्यायपालिका, अखिल भारतीय सेवाएं और राष्ट्रपति के द्वारा राज्यों के राज्यपाल की नियुक्ति, निर्वाचन आयोग, तो नियंत्रक और संपूर्ण देश के लिए एक ही नियंत्रक और महालेखा परीक्षक,
स्वतंत्र निर्वाचन आयोग। तो इस प्रकार की ये जो विशेषताएं हैं वो एकात्मक शासन व्यवस्था की विशेषताएं भी भारत में पाई जाती हैं। और इसी आधार पर किसी है जैसे विचारकों ने कहा कि भारत अधिक से अधिक मात्रा में अर्धसंघात्मक राज्य है। दुर्गादास बसु ने कहा कि भारत न तो पूर्णतः संघात्मक है न पूर्णतः एकात्मक है, बल्कि दोनों का मिश्रण है। लेकिन हम ये कह सकते हैं कि भारतीय संविधान एक ऐसा संविधान है जो कि ऐसा संघात्मक संविधान है जिसमें एकात्मकता की तरफ झुकाव पाया जाता है। संसदीय संप्रभुता और न्यायिक संप्रभुता में समन्वय। भारत में संसदीय संप्रभुता और न्यायिक संप्रभुता सर्वोच्चता में समन्वय पाया जाता है। ब्रिटेन में संसदीय सर्वोच्चता के सिद्धांत को अपनाया गया है, जिसका मतलब है कि ब्रिटेन में केंद्रीय व्यवस्थापिका के द्वारा बनाए गए जो कानून हैं उन्हें न्यायालय में चुनौती नहीं दी जा सकती है। सिर्फ व्यवस्थापिका को ही अपने द्वारा बनाए गए कानूनों में परिवर्तन और संशोधन करने का या रद्द करने का अधिकार है। उसके द्वारा बनाए गए कानूनों को कोई भी संस्था या जो निकाय है वो उसे चुनौती नहीं दे सकता है या उसमें कोई संशोधन नहीं कर सकता। इस प्रकार से ब्रिटेन में संसदीय सर्वोच्चता के सिद्धांत को अपनाया गया है। अमेरिका में न्यायिक सर्वोच्चता के सिद्धांत को अपनाया गया है, क्योंकि वहाँ पर संघात्मक शासन व्यवस्था होने के कारण संविधान की रक्षा का दायित्व न्यायपालिका को सौंपा गया है और व्यवस्थापिका के द्वारा कोई ऐसा कानून बनाया जाता है या कार्यपालिका के द्वारा कोई ऐसा आदेश पारित किया जाता है जो कि संविधान के विरुद्ध होता है तो न्यायपालिका उसे अवैध घोषित कर सकती है। इस प्रकार से न्यायिक सर्वोच्चता के सिद्धांत को अपनाया गया है। भारत में इसके बीच के मार्ग को अपनाया गया है। यहाँ पर जो है जो न्यायपालिका है उसे सर्वोच्च न्यायालय को यहाँ के जो व्यवस्थापिका है वो संसदीय व्यवस्था को अपनाने के कारण यहाँ पर हम कह सकते हैं कि संसदीय सर्वोच्चता के सिद्धांत को भी अपनाया गया है यहाँ पर। लेकिन साथ ही साथ यहाँ पर सर्वोच्च न्यायालय को न्यायिक पुनरावलोकन का अधिकार प्राप्त होने के कारण जो है न्यायपालिका को ये अधिकार है कि वो व्यवस्थापिका के द्वारा बनाए गए कानूनों को रद्द कर सकता है। लेकिन इसके बावजूद भी हम कह सकते हैं कि संसद के पास ऐसी कुछ शक्तियां हैं जो कि न्यायपालिका की शक्तियों को सीमित कर सकती है, जिस वजह से कि संसद जो है वो संविधान में ही संशोधन करके जो है अपनी बात को मनवा सकते हैं या जिस प्रकार का काम करवाना चाहे वो करवा सकते हैं।